हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? ठीक है, तो आज हम आप लोग के लिए तीसरा क्लास लेकर के आ गए हैं। आज हम इसमें बेसिक लेंगे इस चैप्टर का, यानी सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है इसका हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे। हालांकि इस मतलब जो हम बताने जा रहे हैं इस चीज़ को हम स्किप भी कर सकते थे, लेकिन हमने स्किप नहीं किया, इसीलिए क्योंकि आगे आप लोग को काम है। अगर 11वीं 12वीं आप लोग बायोलॉजी से रखते हैं तो आप लोग को बहुत मदद मिलेगा इससे, इसीलिए हम बेसिक को लेकर के आए। थोड़ा सा लाइटनिंग प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा इसको ठीक करने में हमको समय लग जाएगा, इसके लिए सॉरी। और चलिए तब हम शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में हम लोग ने नीड ऑफ रिप्रोडक्शन जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ कुछ चीज़ बच गया था, उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि क्या था, रोल इन इवोल्यूशन, मतलब कि रिप्रोडक्शन का जरूरी इसलिए भी था क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का जरूरी इसलिए भी था क्योंकि यह जो है इवोल्यूशन में मदद करता है। इवोल्यूशन, आप बोलिएगा इवोल्यूशन क्या मतलब? कुछ चेंजेस, मतलब ऑफस्प्रिंग में कुछ कुछ चेंजेस लाता है ना? जैसे यहाँ पर बताया गया है, रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग एंड ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ दीज वेरिएशन इनटू प्रोजेनी। कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करता, मतलब पेरेंट्स से, मतलब रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है कि प्रोजेनी जो है पेरेंट्स के हूबहू नहीं होते हैं। कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, हूबहू नहीं होते, सिमिलर होते हैं। तो आपको पता होगा सिमिलर और कंग्रुएंट में क्या अंतर है। ठीक, आप लोग तो मैथ्स पढ़ते ही होंगे, है ना? चलिए, तो क्या होता है कि इस वेरिएशन को क्या करता है, ऑफस्प्रिंग में भी भेजता है, और यही वेरिएशन एक्यूमुलेट होकर के क्या करता है कि एक इवोल्यूशन का काम करता है कि नहीं? अब कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन, देखिए कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्शन जो है ये वैसा एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, वैसा एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है कि मतलब अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो कोई ऑर्गेनिज्म ना जी पाए। मतलब रिप्रोडक्शन मतलब उतना भी अहम रोल नहीं निभाता है कि मतलब वो अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं जी पाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम लोग को खाना जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है, ठीक, रेस्पिरेशन जरूरी है, ठीक, डाइजेशन जरूरी है। तो ये सब के इतना, मतलब जितना ये सब इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन नहीं रखता है, फिर भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। हालांकि इसमें ज़्यादा पावर भी कंज्यूम होता है ऑर्गेनिज्म का। तो अब बोलिएगा कि अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो फिर करता क्यों है? कंटिन्यूएशन के लिए सर। क्या चीज़ के लिए? कि मेरा रेस बना रहे, मेरा स्पेसिस बना रहे इस अर्थ पे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं। आज अगर आप किसी चीज़ को देख रहे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, तो इसको देख इसलिए रहे क्योंकि उसका एक ही कारण है, रिप्रोडक्शन। समझ में आया? बोले क्या सर, आज आते आते ही आप तो छक्के पे छक्के मार रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। आप लोग पढ़ते रहिएगा तो फिर क्या छक्का ऐसे लगेगा आप लोग की तरफ से भी। चलिए, अब क्या कहा जा रहा है, जो चीज़ हमने अभी बताया ऐसे ओरली, उसको हम फिर यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर तो लाइट पड़ रहा होगा, आप लोग को क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, हम बोल देते, लिख लीजिएगा आप लोग। सिंस रिप्रोडक्शन इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, सिंस reproduction is not an essential life process of living organism as respiration, nutrition, etc., even though it is the most important characteristics of all living organism in order to maintain the perpetuations of races। समझ में आया? जो बात हमने कही वही लिखा हुआ यहाँ पर कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इसलिए करता है क्योंकि उसका रेस बना रहे, उसका रेस बना रहे, है कि नहीं? उसका रेस इस पृथ्वी पर बना रहे। रेस मीन्स व्हाट? स्पीसीज बना रहे सर, है कि नहीं? अब देखिए, रिप्रोडक्शन जो है एक हेरिडेटरी का भी काम करता है। क्या कहा जा रहा है? रिप्रोडक्शन इज द मीन्स ऑफ हेरिडेटरी ट्रांसमिशन। अब बोलिएगा सर क्या ये नया शब्द बोल रहे हैं, हेरिडेटरी ट्रांसमिशन? कोई बात नहीं, इसके बाद वाला चैप्टर जो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, उसमें मैं जरूर बताऊंगा, इस चीज़ का जरूर जिक्र करूंगा। लेकिन अभी ये बताने से ज़्यादा मतलब क्या कहें, अभी बताएंगे लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम बताते हैं। हेरिडिटरी का मतलब होता है जैसे कि
कुछ गुण आप में है और आपके पापा में भी है, इसका मतलब ऐसा लगता है, इसका मतलब ये होता है कि जो गुण आपके पिता में था वो गुण आप में आया, क्योंकि क्योंकि ट्रांसमिट हुआ। और ट्रांसमिट कैसे हुआ? रिप्रोडक्शन के वजह से। किसके वजह से? रिप्रोडक्शन की वजह से, है कि नहीं? तो आज यही सब बेसिक हम पढ़ने जा रहे हैं, मतलब ये सब बता रहे हैं कि आपको मतलब 11th-12th में अगर जाओ बायो रखो तो कहीं ऐसा बोझ ना लगे कि क्या हमने पहले पढ़ा ही नहीं, आज हमको बायो मिल रहा है। चिंता की कोई बात नहीं है, हम हैं आपके साथ, बस आप साथ देते रहिए, है ना? ठीक। अब दूसरी टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि क्या एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने कॉपी यानी कि अपने यंग वंस को यानी अपने प्रोजेनी को सेम टू सेम बनाता है, कॉपी करता है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, मतलब एक ऑर्गेनिज्म क्या अपना हूबहू एक कॉपी बना लेता है? इस चीज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर नीचे जो बताया गया, कहा जा रहा है कि द हेरिडेटरी मटेरियल दैट स्टोर्स द ब्लूप्रिंट फॉर ऑल बॉडी डिजाइन्स एंड फंक्शंस इज द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, है कि नहीं? तो कहा जा रहा है कि मतलब हम लोग का जो मतलब बॉडी डिजाइन के लिए, जैसे कि हम ह्यूमन है, आप देख रहे हैं, आप भी ह्यूमन है, और जितने भी देख रहे हैं सभी तो ह्यूमन है, ठीक? तो जितने भी ह्यूमन है सबका तो बॉडी डिजाइन एक सा है कि नहीं? सबके पास 2 आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, 2 कान है कि नहीं? दुकान नहीं बोल रहे हैं, 2 कान बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे करके तो हम लोग का यानी कि हम लोग का सबका डीएनए में बॉडी डिजाइन के लिए जो इंफॉर्मेशन है सेम है। कैसा है? सेम है। ठीक, समझ में आ रहा? ठीक। अब कहा जा रहा है द इंफॉर्मेशन आर इनकोडेड इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। कहा जाता है कि ये इंफॉर्मेशन जो होता है कोई काम को करने के लिए, यानी डीएनए जो है एक मास्टर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़ रहे होते मेरे क्लास में, हम कहते हैं कि राम जाकर के गिलास पानी लेके आओ, क्या आप करते हैं ना? तो ऐसा ही है। तो डीएनए क्या करता है कि एक मास्टर के जैसे काम करता है। यह जो है प्रोटीन को मतलब ये ऑर्डर देता है कि कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए, और उसके बाद प्रोटीन जो है एक एंजाइम का रूप लेकर के मतलब बॉडी मतलब दूसरा मेटाबॉलिज्म में काम करता है। किसमें? क्या कहते हैं? प्रोटीन जो है फिर मेटाबॉलिज्म में एंजाइम बन के काम करते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो चलिए अब पढ़ते हैं। बोलते हैं डीएनए कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग स्पेसिफिक प्रोटीन विच इन टर्न्स फॉर्म्स एंजाइम्स टू कंट्रोल ओवर केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। हमने जो कहा वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए के पास जो है क्या कहते हैं कि सभी इंफॉर्मेशन से सभी डेटा है कि कौन सा प्रोटीन कब बननी चाहिए, कौन सा प्रोटीन बनाएंगे सो कौन सा काम होगा। मतलब प्रोटीन काम के अनुसार विभाजित है, जो कि डीएनए को पता है। डीएनए क्या करता है कि मतलब डीएनए बोलता है कि भाई तुमको ये काम करना है। इसीलिए जैसे डीएनए को पता चलता है कि सेल डिवाइड कर रहा है, सेल डिवीजन करना है, तो डीएनए का भी तो कॉपी बनना चाहिए। तो डिवीजन के लिए कुछ प्रोटीन बनाते हैं, ठीक? क्योंकि डिवीजन में तो पावर लगता है ना, एनर्जी कंज्यूम होते हैं ना, ठीक? तो क्या करता है कि डीएनए के पास सभी इंफॉर्मेशन होते हैं, और वही इंफॉर्मेशन के अनुसार वह जो है प्रोटीन को बनाते हैं। फिर प्रोटीन जो है एंजाइम्स बनते हैं। फिर वही एंजाइम क्या करते हैं कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में उसको कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं। यही बात कहा जा रहा है दिस केमिकल रिएक्शन इन टर्न, मतलब यही केमिकल रिएक्शन जो है शरीर को गवर्न करता है, मेटाबॉलिज्म को गवर्न करता है, ठीक? अगर आप लोग के शरीर में खाना खा रहे हैं, पच रहा है और आपको एनर्जी मिल रहा है, जैसे आप खाना खाए, बहुत थके हुए थे, सोचिए आप बहुत थके हुए थे, जैसे हल चला के आए थे, थके हुए थे, और आप बोले मम्मी जी खाना लाओ, और मम्मी जी ने खाना दे दिया, और आप खाना खाया, और इसके बाद आपको तुरंत रिचार्ज हो गया। यानी वो जो रिचार्ज हुआ, वो जो एनर्जी मिला आपको, वो कैसे मिला?
मेटाबॉलिज्म के कारण मिला। वह मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ? प्रोटीन के कारण। प्रोटीन मतलब कौन सा? जो एंजाइम बना था, है कि नहीं? कंफ्यूज मत होइएगा। कहने का मतलब जो एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, अरे एंजाइम को भी तो कोई कंट्रोल कर रहा है, प्रोटीन, फिर उसको डीएनए, है ना? ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस वाइज हो रहा है। नहीं समझ में आया? कहा जा रहा है कि ये केमिकल रिएक्शन जो है हम लोग का शरीर का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता। क्या करता? कंट्रोल करता। समझ में आया? तो अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी टॉपिक, जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। अब बोलिएगा सर ये क्या बार बार आप नया नया टर्म्स लेकर के आ रहे हैं? आपने तो बोला था कि रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं इन ऑर्गेनिज्म। वही बेसिक है, अगर ये नहीं समझोगे तो कैसे पता चलेगा मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला कैसे बनता? ये ही नहीं समझोगे तो कैसे पता चलेगा? इसीलिए मैं इस चीज को पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद तो कल वाला क्लास में आप लोग को फिर से हम मतलब क्या कहते हैं टॉपिक पे ले आएंगे, मेन टॉपिक जो पढ़ाना हमको इस चैप्टर में। ये बस क्या कर रहे हैं कि इसमें मतलब बेसिक पढ़ रहे हैं हम, आप बेसिक पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा? ठीक। अगर कहीं समझने में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक। अगर कुछ खराब भी लगे तो बताइएगा। हालांकि लाइटनिंग प्रॉब्लम जो है हमने तो बता दिया कि ये हो रहा है, इसमें मतलब कुछ समय लग जाएगा हमको ठीक करने में, है कि नहीं? तो चलिए डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो डीएनए, बोलिएगा डीएनए, व्हाट इज डीएनए? तो डीएनए जो है एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो किससे बना होता है? जीन से बना होता है। किससे बना होता है? जीन से। भूत वाला जीन नहीं, जीन। समझ में आ रहा? तो क्या होता है? यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अंडरस्टूड? समझ में आया ना? ठीक। तो डीएनए प्रेजेंट कहां पर होता है? ये जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आया? ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। सबसे पहले ये क्रोमोजोम के रूप में होता है, ये बता दें आपको कि क्रोमोजोम के फॉर्म में होता है। समझे? अब क्या कहा जा रहा है कि डीएनए जो है हम लोग का न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। जैसे पता चलता है कि अब सेल डिवाइड होने को है, तो उससे पहले क्या करता है कि डीएनए अपना कॉपी को तैयार कर लेता है कि नहीं? तब ना, अगर दो आदमी होगा तो फिर दो सेंटर को कंट्रोल करने वाला भी आदमी होना चाहिए। इसीलिए डीएनए क्या करता है कि भाई हम अपने आप से क्या करते हैं कि ऐसे एक डीएनए हम मान लीजिए, ठीक, ये डीएनए क्या करता है कि ये अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर लिया। अब बोल रहा है कि भाई छोटू तू जा अपने काम पे, भाई बरू तू अपने काम पे जाओ। समझ में आ रहा है? ऐसे काम करता है। ठीक है, फिर से हम डीएनए को जोड़ दे रहे हैं। इट मीन्स हमने इसको मतलब देख लीजिए, अगर ये एक पूरा डीएनए है, ठीक, तो इसका ये जो है, ये जो देख रहे हैं, इसको यूनिट कहेंगे ना, इस चीज से बना हुआ ना। तो डीएनए का यूनिट को हमने क्या कहा था? जीन कहा था। तो ये मत सोचिएगा डीएनए रेप्लिकेशन के समय इसका यूनिट अलग होता। समझ में आ रहा? तो डीएनए रेप्लिकेशन के समय डीएनए अपना पूरी मतलब एक डीएनए अपना मतलब कॉपी तैयार कर लेता, जेरोक्स पेपर तैयार कर लेता अपना। समझ में आ रहा? मतलब डीएनए अपना जेरोक्स कॉपी तैयार कर लेता बिफोर द सेल डिवीजन। समझ में आ रहा है ना? तो उसके बाद देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि डीएनए का कॉपी जो है ये पेरेंट डीएनए से सिमिलर भी हो सकता है और मे नॉट बी सिमिलर। मतलब सिमिलर होगा, मे नॉट बी आइडेंटिकल। मतलब आइडेंटिकल हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। बोलिए क्या बोल रहे लेकिन नहीं हो सकता? मतलब डीएनए जो है ये जो कॉपी बनाएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि डॉटर डीएनए जो है पेरेंट डीएनए के हूबहू हो, मतलब आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल नहीं भी हो सकता। अगर आइडेंटिकल होगा ना, अगर डीएनए आइडेंटिकल होगा ना, तो वेरिएशन की चांसेस बहुत कम होती है। इसीलिए तो डीएनए का थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, डीएनए में चेंजेस होना जरूरी भी है। लेकिन अब ये नहीं सोचेगा हर जगह, कहीं कहीं क्रोमोजोम का अगर नंबर बढ़ जाए तो फिर दिक्कत होता है कि नहीं? तो डीएनए में थोड़ा सा कुछ कोडिंग इधर उधर चेंज हो जाए तो ठीक होता है। मतलब कभी कभी कोडिंग से भी प्रॉब्लम होती है कि नहीं? क्रोमोजोम का नंबर बढ़ने से भी प्रॉब्लम होता है। तो चलिए डीएनए के बारे में हम बोल रहे हैं कि द कॉपीज मे नॉट बी एन एग्जैक्ट
एज पेरेंट डीएनए ड्यू टू द मिस्टेक इन कोडिंग सीक्वेंस। कहा जा रहा है कि डीएनए का कोडिंग सीक्वेंस में कहीं कहीं मिस्टेक होने की वजह से क्या होता है कि पेरेंट डीएनए से सेम टू सेम नहीं मिल पाता है डॉटर डीएनए। समझ में आया? डीएनए इज मेड अप ऑफ, अब देखिए हमने बोला कि डीएनए के बारे में क्या बताया आपको कि डीएनए जब डिवाइड करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट डीएनए के आइडेंटिकल्स हो, वो अलग भी हो सकते हैं, और ये अलग होना जरूरी है। क्या है? ये जरूरी है, समझे? और डीएनए जो है, आपको बता दूं कि डीएनए जो है क्या चीज से बना होता? डीएनए जो है फॉस्फेट, शुगर और बेस से बना होता। समझ में आ रहा? जिसको कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। आप क्लास 12th में जाओगे ना तो वहां पे बहुत डिटेल से पढ़ाए जाएंगे ये सब चीज, है कि नहीं? हमारे गुरुजी भी हमको पढ़ाते थे, है कि नहीं? तो आपके भी गुरुजी, अगर तब तक मैं पढ़ाता रहा तो मैं ही पढ़ा दूंगा आपको, है ना? चलिए, तो क्या कहते हैं कि डीएनए फॉस्फेट, शुगर और बेस से मिलकर के बना होता। अब कहा जा रहा है कि मिस्टेक इन द बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स अल्टर्ड द डॉटर डीएनए। कहने का मतलब कि मिस्टेक जो होता है डीएनए का पेयरिंग में, जो मिस्टेक होता है तो क्या होता है, इससे कोडिंग तो अल्टर हो गया। इससे क्या होता है, डीएनए, डॉटर डीएनए क्या होता है, अल्टर्ड हो जाता है इस पेरेंट डीएनए से, है कि नहीं? दीज अल्टर्ड डीएनए इम्पार्ट वेरिएशन। यही अल्टरेशन जो आया, यही डिफरेंस जो आया, समझ में आ रहा ना? ये अल्टरेशन या डिफरेंस जो आया डॉटर डीएनए में, यही क्या करता है कि वेरिएशन को प्रोवाइड करता है, यानी वेरिएशन को इम्पार्ट करता है ऑर्गेनिज्म में। समझ में आया? लेकिन क्या सर आज कुछ हंसी मजाक वाला बात नहीं बोले? क्या कीजिएगा, अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद तो हंसी मजाक होते रहेगा। मन से पढ़िए ना, अभी थोड़ा दिन एग्जाम का बचा है आप लोग का, मार्च में ही है कि नहीं? देखते हैं कि नहीं न्यूज सब? ये भी देखिएगा कि कितना मतलब सिलेबस घटाया गया है, ठीक? उसके बाद फिर कमेंट कर सकते हैं आप हमको। तो चलिए, आज जो है फिर हम डीएनए रेप्लिकेशन को अगर इतना जान ही रहे हैं करीब से, तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर को देख लें। तो डीएनए ऐसा दिखता है, कैसा? देखिए क्या है, ये दिख रहा है ना? तो ये ऐसा दिखता है डीएनए। आप लोग का बायो बुक पे ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके होगा, है ना? तो ये डीएनए का ही स्ट्रक्चर है। तो देखिए डीएनए, देखिए क्या दो है, ये क्या कहते हैं, दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना हुआ। एक स्ट्रैंड, ठीक, एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, है ना? पहला स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड। और ये स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल वे में होते हैं। कहने का मतलब कि अगर एक तरफ 5 प्राइम है तो दूसरा तरफ क्या होगा, 3 प्राइम OH। मतलब कि मतलब ये लोग, ये जो जुड़ा होता है ना डीएनए, ऐसे ऐसे करके, फिर इसमें ऐसे ऐसे करके जुड़ा होता। सीढ़ी आप लोग तो देखे होंगे, है ना? बोलिएगा सीढ़ी चढ़ के जाएंगे कहाँ? सीढ़ी पे चढ़ के कहीं नहीं जाना है, कहाँ चढ़िएगा? हाँ भाई, लाइफ का सीढ़ी, लाइफ का स्टेप होता है ना। हम लोग बचपन में ऐसे बनाते थे कोट्स। देखिए ऐसे दिखता है डीएनए, लैडर जैसा दिखता है, सीढ़ी जैसा दिखता है कि नहीं? तो इस बीच में ऐसा नहीं होता, बीच में क्या होता है, फॉस्फेट होते हैं, शुगर होते हैं, बेस होते हैं, ठीक, जिसको हमने यहाँ पर दिखाया। तो डीएनए हम लोग का ऐसा दिखता है। देखिए ये 3 प्राइम OH से स्टार्ट होता है और जाकर के, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे ऐसे, ये ओ सॉरी, 3 प्राइम OH से स्टार्ट हुआ 3 प्राइम OH से। ओही तेड़ी वाला, मैं तो कंफ्यूज कर जा रहा हूँ। देखिए ये 3 प्राइम से 5 प्राइम, है ना? हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी? जी हाँ, बिल्कुल गलती कर दी, ठीक। यहाँ 5 प्राइम होगा, 5 प्राइम फॉस्फेट, है ना? 5 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम OH, ठीक। थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा, 3 प्राइम OH। तो ये एंटी पैरेलल वे में होता है। अब बोलिएगा कि सबसे पहले इसको देने वाला जो महापुरुष था उसका नाम था, इस मॉडल को कहने का मतलब
ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो मॉडल है सबसे पहली बार जो दिए थे वो थे कौन? वाटसन एंड क्रिक। कौन? वाटसन एंड क्रिक, है कि नहीं? इस चीज को देने वाले यहां पर तो देख लीजिए, दिस डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। समझ में आया? तो कुछ कुछ साइंटिस्ट का भी नाम जान ले रहे हैं। तो देखिए, तो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड द स्ट्रैंड इज कनेक्टेड एज, देखिए कैसे होता, कनेक्टेड बाय बेस शुगर फॉस्फेट। कैसे? बेस शुगर एंड फॉस्फेट। ये गलती हो गया, ठीक, समझे? तो अब देखिए डीएनए को अगर हम देखते हैं कि डीएनए डिवाइड कैसे करता है, तो डीएनए में देख लीजिएगा कुछ कुछ बेस होते हैं, कुछ प्यूरिन बेस होते हैं, कुछ पैरामिडिन बेस होते हैं, समझे? तो ये सब चीज़ अभी अगर डिटेल में जाएंगे तो आप लोग को बड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन बस जान लीजिए कैसे कैसे करके जुड़ा होता है। तो ये बेस का नाम कुछ कुछ है, जैसे ऐसा हो, कुछ ऐसा होता, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। समझ में आ रहा? अब बोलिएगा सर इसका स्पेलिंग बता दीजिए। लीजिए बता दे रहे हैं, थोड़ा गंदा कर रहे हैं इधर, अगर नहीं लिखे होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम देंगे हम आप लोग को लिखने के लिए, इधर ये लिख करके फिर हम जो है इधर हम आपको बता देंगे सबका नाम। देखिए एडेनिन क्या होता है कि एक डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता, तो इसी में से हम क्या किए कि थोड़ा सा काट करके यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पर हम आपको व्यू करके, समझे, व्यू करके दिखाए हैं ताकि आपको बहुत अच्छा से दिखे। जैसे कि देखिए एडेनिन जो है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है, और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा होता है, और साइटोसिन गुआनिन से जुड़ा होता है, और थाइमिन एडेनिन से जुड़ा होता है। तो ऐसे करके होता है। तो ये बेस है, समझे, ये सब बेस है का। लेकिन देखिए ये बीच में डॉटेड लाइन दिख रहा होगा, तो ये डॉटेड लाइन जो है एक हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखाया जा रहा। किसको दिखा रहा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को दिखा रहा। इसमें जो ये एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो ये दिख रहा है आपको, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यानी एडेनिन मतलब वन साइड का, एडेनिन जो है मतलब टेम्पलेट साइड का एडेनिन, कोडिंग साइड का थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता। कितना? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। और फिर गुआनिन जो है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता, और साइटोसिन भी गुआनिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। बोले क्या सर न्यूटन लॉ तो यहाँ पर एप्लीकेबल हो गया? जी नहीं सर, ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं, तो ऐसे यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक। और थाइमिन जो है एडेनिन से, फिर अगर एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा तो बताइए उल्टा कर दें तो थाइमिन भी एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा, है कि नहीं? क्या कुछ गलत बता रहे हैं? देखिए जब डिवाइड होता, तो डिवाइड होते समय क्या होता है कि यही दोनों क्या होता है कि दोनों अपार्ट हो जाता, अलग हो जाता। यही देखिए यहाँ पर क्या किए, इसका एक तो स्ट्रैंड को यहाँ पर लिख दिए थे, फिर इसका एक स्ट्रैंड को यहाँ लिख दिए, ठीक। तो ये क्या हुआ कि ये अपने अनुसार एक कोडिंग स्ट्रैंड को तैयार कर लेता। समझे? समझे क्या कहते हैं कि ये जो है अपने अनुसार एक कोडिंग स्ट्रैंड को तैयार कर लेता है। फिर देखिए एडेनिन जो है, लेकिन यहां पर देखिएगा कि जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर कुछ कुछ चेंजेस कहीं कहीं इंपार्ट हो जाता है, ये मिस्टेक के कारण। अब देखिए यहां पर ए जो है ए को ही कोड कर लिया, तो यहां पर तो गलती है, एडेनिन तो थाइमिन को कोड करता, लेकिन एडेनिन को कोड कैसे कर लिया? तो यहां पर वेरिएशन आया है, यानी सम वेरिएशन सीन, द वेरिएशंस अकर बाय मिस्टेक इन कोडिंग कॉल्ड एज म्यूटेशन। और ये वेरिएशन जो आया इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। द वेरिएशन अकर्स बाय मिस्टेक इन कोडिंग कॉल्ड एज म्यूटेशन, मतलब ये कोडिंग में गलती होने के कारण जो वेरिएशन आ रहा है, कोडिंग में वेरिएशन होने के कारण जो क्या कहते हैं कि मतलब कोडिंग वेरिएशन जो कि कोडिंग में मिस्टेक होने के कारण आता है, तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन का भी ढेर सारा टाइप्स है, पॉइंट म्यूटेशन सब के बारे में आप लोग को पढ़ने में मतलब 12th में पढ़ाया जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, ठीक।
और क्या कहते हैं इंसर्शनल म्यूटेशन क्या होता है। ठीक, हम लोग को सर तो बहुत बड़ा पेपर ही दिए थे इसके बारे में पढ़ने के लिए। ठीक, अगर आप लोग को और जानना है इसके बारे में तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर इसके बारे में फिर से बताऊंगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, लेकिन ये जो देखिए ये पेरेंट से थोड़ा अलग हो गया, मतलब ये पेरेंट का आइडेंटिकल तो नहीं हुआ, अलग हो गया। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर जो है ये पेरेंट का हूबहू हो गया, ये आइडेंटिकल हो गया, यानी ये नॉर्मल है। समझे? ठीक है, तो इस डबल हेलिक्स मॉडल को खोजने वाला महापुरुष का नाम था, क्या नाम था? बोलिए तो आप, क्या नाम हो सकता? आपको तो बताए थे, याद कीजिए याद कीजिए याद कीजिए, कौन हो सकता? वाटसन एंड क्रिक। अरे सेन वाटसन मत बोलिएगा, ये वाटसन साइंटिस्ट है। कौन है? साइंटिस्ट। वाटसन वाज ए साइंटिस्ट। ओके, अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि ये वेरिएशन कब होता है, कब इंट्रोड्यूस होता, व्हेन। बोरिंग लग रहा है क्या? क्या करें, बोरिंग लग रहा? नहीं ना, आगे बढ़े। ठीक, देखते हैं। अब देखिए ये वेरिएशन कब आता है? डीएनए रेप्लिकेशन के समय, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर इसको लिख सकते थे एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये तीनों समय ही वेरिएशन आ सकते हैं, मतलब ये तीनों समय पर, ये तीनों प्रक्रिया पर, ये तीनों एक्टिविटीज जब हो रहे होते हैं तब क्या होता है कि वेरिएशंस इंसर्ट होने का चांस होता है कि नहीं? तो चलिए अब कहते हैं कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या, आप तो जान ही गए। ऑर्गेनिज्म को अगर मान देखो, अगर वेरिएशन नहीं होना तो क्या होता है कि मतलब बार बार एक ही ऑर्गेनिज्म अगर अर्थ पे आएगा तो क्या होगा कि कभी कभी इन्वायरमेंट जो है उसके सुटेबल नहीं होता। इन्वायरमेंट तो चेंज कर लेगा अपने आप को, कभी कभी चेंज करता है। तो क्या करेगा, अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को उस इन्वायरमेंट में अगर सूट नहीं कर पाया, मतलब उस कहने का मतलब उस इन्वायरमेंट में अगर अपने आप को नहीं ढाल पाया तो वो तो मर जाएगा, वो स्पीशीज का खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि मतलब वेरिएशन का जरूरी इसलिए है, नेचर के साथ रिदमिकली चलने के लिए, है ना, ताल से ताल मिला करके चलने के लिए, है कि नहीं? तो नेचर के साथ अगर ताल से ताल मिला करके चलना है तो प्री एडेप्टेशन का जरूरी है, प्री एडेप्टेशन का जरूरी है, जो कि वेरिएशन इंपार्ट करता। कौन इंपार्ट करता? वेरिएशन। समझ में आया? ठीक, तो अब थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, इसको छाप लीजिए आप लोग। छापामारी में तो ऐसे सब कोई महान होते हैं, है कि नहीं? ले क्या सर, आप नहीं थे क्या? नहीं सर, हम भी तो कभी कभी ऐसे हुआ करते थे। चलिए इसको छापामारी कीजिए, थोड़ा देर के लिए हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, उतार लिया, उतार लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओ मैंने तो कुछ भूल ही गया और बताने वाला था। चलिए एड A4 यहाँ बता दूँ, बीच में बता दूँ। ठीक है, अच्छा क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, इस बीच में बता देता हूँ, देख लीजिए। नंबर 1 देखिएगा, A4 ADENIN, एडेनिन। T4 थायमिन, G4 गुआनिन,
C for साइटोसिन, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, बाय बाय।